बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अस्पताल से। जुड़वा में से एक बच्चा गायब होने का मामला हल हो गया है। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया को तलब किया। मुज़ाकरात के बाद अहले खाना अस्पताल की रिपोर्ट पर मुतमईन हो गए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले कि अस्पताल से जुड़वा में से एक बच्चा गायब होने का मामला सामने आया था, जो कि अब हल हो गया है। वालिदैन ने शिकायत की थी कि अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चे दिखाए गए, लेकिन जब पैदा हुआ तो एक बच्चा जो है वो डॉक्टर्स ने वालिदैन को दिया, तो दूसरे बच्चे की शिकायत करते हुए मुज़ाकरात हुए हैं। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया को तलब किया। मुज़ाकरात के बाद अहले खाना अस्पताल की रिपोर्ट पर मुतमईन हो गए हैं। मामला क्या है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आगाह कीजिएगा, इंतजामिया ने वालिदैन को कैसे मुतमईन किया? जी बिल्कुल, देखें, गुलशन इकबाल थाने की हदूद में एक निजी अस्पताल है जहां पर दो बच्चों की विलादत का कहा गया था, और जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई तो उसमें 2 बच्चों का बताया गया। और उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आया और जब गुज़िश्ता सुबह जो है वाक़या पेश आया कि जब डिलीवरी हुई तो उसमें एक बच्चे की पैदाइश हुई, तो वहाँ के जो वालिदैन थे उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनके 2 बच्चे होने थे, जुड़वा बच्चे होने थे, लेकिन जब पैदाइश हुई तो एक बच्चे की हुई। तो उन्होंने जो है अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ गुलशन इकबाल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो गुलशन इकबाल की इन्वेस्टिगेशन टीम ने अस्पताल इंतजामिया को तलब किया और जो है इस वाक़े से मौक़िफ़ लिया। तो उन्होंने जो है नई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है वालिदैन के सामने रखी, उनकी काउंसलिंग की, उनको मुख्तलिफ जावियों से जो है समझाया, बताया कि जब विलादत का वक्त आया था उस वक्त जो है 2 बच्चों की पैदाइश का बताया जा रहा था, लेकिन इस अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी जो है 2 बच्चों की विलादत के मौके पर उसी तरीके से तैयारी की गई थी। लेकिन जब विलादत हुई तो एक बच्चे की हुई, और उसके बाद जो नया अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें जो है जो रिपोर्ट्स आई थी वो क्लियर करार दी गई, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया और जो मुतासरीन थे, वालिदैन थे, उनको जो है एक पुलिस के सामने जो है गुज़िश्ता रोज ही उनकी काउंसलिंग की गई और उनको समझाया। तो उसके बाद जब वो मुतमईन दिखाई दिए, जो वालिदैन थे, जो दावा कर रहे थे कि उनके घर 2 बच्चों की विलादत होनी थी, तो वो जो है मुतमईन दिखाई दिए, तो उन्होंने जो है अपनी जो दरख्वास्त थी जो गुलशन इकबाल थाने में जमा करवाई थी वो जो है वापसी ले ली, और जो है और मजीद जो है अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने का इनकार कर दिया। ठीक है, शाहजेब हमें अपडेट करे थे, और इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया क्या मौक़िफ़ सामने आया है वो भी अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। आ रहे हैं, और ये अभी से नहीं आ रहे, ये गुज़श्ता 8 साल से हमारे पेशेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, हमेशा से ये सेटिस्फाई रहे हैं। इस दफ़ा ये हुआ है कि इस दफ़ा भी जो है ये मुतमईन थे ऑपरेशन से पहले तक, और डॉक्टर भी जो है वो मुतमईन थी। और जो जिस तरह अल्ट्रासाउंड के अंदर ट्विंस बेबी का था कि इसी तरह से तैयारी भी ट्विंस बेबी की गई, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो वो एक बेबी था। ठीक है, तो फिर एक ही बेबी उनके हवाले किया गया, और जब उनको फिर बुला के और सारा जो प्रोसेस जो हम कर सकते थे, मतलब हमने अल्ट्रासाउंड ओटी दिखाया, हमने इनको फुटेजेस दिखाई, जो अंदर आने जाने के जो लोग हैं, ये जो रास्ता है वो सब चीज़ें दिखा दी। उसके बाद उनके साथ मीटिंग्स हुई, 3 घंटे की मीटिंग, उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट से लोग शामिल थे, उसके अंदर जो हमारे यहाँ के जो हमारा थाना है यहाँ एसएचओ के नुमाइंदे शामिल थे। तो उसमें बात रफा दफ़ा हो गई थी, और उसके अंदर दुआ इनके जो अटेंडेंट थे उनके बुजुर्ग, उन्होंने खुद दुआ करवाई और उन्होंने माना कि हाँ ठीक है एक बेबी था। तो हमारी काउंसलिंग भी की गई थी बेबी डिलीवर होने के बारे में, इसलिए हमें लगा कि चूँकि शुरू से आ रहा था कि तो इसलिए हमें लगा कि डूइंग होंगे, तो इसलिए अब हमारी काउंसलिंग आगे बढ़ते हैं। कराची के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल की हालत एजार। सिविल अस्पताल में बच्चों के वार्ड के बाहर छत झड़कर गिरने लगी है। वसीदा छत से छोटे बड़े पत्थर गिरने से मरीज और तीमारदार खौफजदा हो गए हैं। राबेल अशरफ वहां पर मौजूद हैं। राबेल, क्या तफसीलात हैं? बड़ा सरकारी अस्पताल है और जो काफी जो है पुराना अस्पताल है, तो वहाँ की जो बिल्डिंग है वो जबूहाली का शिकार है। सिविल अस्पताल बच्चों के जो वार्ड है वहाँ पर राहदारी पर जो है जबूहाल छत जो है वो पत्थर उसकी गिर गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो मरीज और तीमारदार थे वो गुजरने वालों को उनको जो है खौफजदा भी हो गए थे। लेकिन ये MS नसरुल्लाह मेमन साहब के मुताबिक जो है वहाँ पर कोई जानी नुकसान की जो है वो इतला नहीं हुई। अस्पताल की जो बिल्डिंग थी वो काफी पुरानी है, जिसके बायस जबूहाली की वजह से वो पत्थर गिरे हैं। जी।
बहुत शुक्रिया अपडेट। सिंध में सरापा एहतजाज, असातिज़ा का एहतजाज बिलाखिर रंग ले आया है। 2002 से मुख्तलिफ 5 ज़मरों में भर्ती प्राइमरी स्कूल टीचर्स को बुनियादी भर्ती वाली तारीख से मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया है। महकमा स्कूल तालीम ने महकमा खजाना सिंध को खत अरसाल कर दिया है। मजीद बात करेंगे, आज़ाद नोहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध में सरापा एहतजाज, असातिज़ा का एहतजाज बिलाखिर रंग ले आया। सिंध सरकार ने 2002 से मुख्तलिफ 5 ज़मरों में भर्ती प्राइमरी स्कूल टीचर्स को बुनियादी भर्ती की तारीख से मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने सीनियरिटी भर्ती की तारीख से काउंट करने के लिए महकमा खजाना सिंध को खत अरसाल कर दिया है। इन असातिज़ा में जिनको थर्ड पार्टियों के जरिए भर्ती किया गया था, उनमें जो है तय तौर पर तारीख से मुस्तकिल किया जाएगा। थर्ड पार्टियों में IBS अखर के जरिए 2002 में भर्ती असातिज़ा और इकरा यूनिवर्सिटी के जरिए 2006 में भर्ती असातिज़ा को भी मुस्तकिल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के जरिए 2010 में भर्ती और नेशनल टेस्टिंग सर्विस के जरिए 2013 और 2018 में भर्ती असातिज़ा को भी मुस्तकिल किया जाएगा। खत में मज़ीद लिखा गया है कि इन असातिज़ा की जो सीनियरिटी है वो तय भर्ती की तारीख से काउंट की जाए। इन असातिज़ा का कई सालों से एहतजाज जारी था, लेकिन बिलाखिर सिंध सरकार ने असातिज़ा तंजीमों से जो हम मुशावरत करने के बाद में इनको बुनियादी भर्ती की तारीख से मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया है। ये हज़ारों की तादाद में असातिज़ा जिनको अब जो है महकमा खजाना सिंध की जानिब से भर्ती की तारीख से मुस्तकिल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज़ाद नोड़ियो अपडेट कर रहे थे। उस्मानाबाद के घरों में सीवरेज मिला पानी नलकों में आने लगा। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन इंसानी सेहत का दुश्मन बन गया। कई शिकायत के बावजूद मसला हल ना हो सका। वजूहात क्या है, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जुनैद, आगाह कीजिए। देखिए जी, ये उस्मानाबाद का इलाका है जहाँ पर ख़वातीन जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर इनका जो इलाका है इसमें पानी जो है वो इंतहाई गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, जिसकी वजह से ना ये वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही पीने के ये पानी जो है किसी काम आ सकता है। इलाके के अंदर सेवरेज बोर्ड और वाटर बोर्ड की जो लाइनें बिछी हुई हैं, वाटर बोर्ड की पानी की लाइनों में जो पीने का पानी है उसकी लाइनों के अंदर सेवरेज का गंदा पानी मिल चुका है, जिसकी वजह से तकरीबन 3 साल से ये इस अजियत में मुब्तला हैं। हम इनसे बात करेंगे, यहाँ पर ख़वातीन जो सरापा एहतजाज है। आप लोग बताएंगे कितना टाइम हो गया पानी वगैरह नहीं आ रहा है? जाहिर बात है 3 साल हो गया, पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। क्या करें, कम से कम साफ पानी तो दें। आप लोग कभी वाटर बोर्ड के दफ्तर गए? हाँ जाते हैं कि कोई भी नहीं सुनता। आपके घर में कैसा पानी आ रहा है? यही गटर का पानी, बच्चों को उल्टी मोशन, बीमार हुए पड़े हैं बच्चे, कहाँ से लाएं पानी? गैलन मंगवाते हैं पके हुए पानी का, फिल्टर का। जितने कमाई नहीं है जितना पानी में चला जाता है। सारे मेहनत मजदूरी करने वाले हैं यहाँ पे, कोई मालदार नहीं है, सब गरीब आदमी है। मेहनत सुबह जाते हैं रात को आते हैं। 300 रुपये 400 रुपये रोज कमाने वाले, तो 500 रुपये का पानी कहाँ से खरीदेंगे बेटा हम लोग? ये सोचो जरा, हम कुछ नहीं जानते। हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे, खुदा के वास्ते हम लोगों पे तरस खाओ, रहम खाओ, हमारे बच्चों पे तरस खाओ। जी बिल्कुल, ये कच्ची आबादी का इलाका है जहाँ पर इस वक्त आवाम सरापा एहतजाज है। ये वो पानी है जो कि पीने के काबिल नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब क्योंकि अब वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के जो है वो चेयरमैन भी हैं, तो इनको इस तमाम सर सूरत हाल के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी होगी, क्योंकि इलाके के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कशमकश में मुब्तला है, क्योंकि इनकी जो माहाना आमदनी है वो इतनी नहीं है जितने ये लोग पानी के गैलन खरीद देते हैं। बहुत जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यू उर्दू बाजार नाज़िमाबाद गोलीमार से मुत्तसिल बलाई गुजरगाह की खस्ता हाली का मामला है। वकील इमरान अजीज़ ने बलाई गुजरगाह की खतरनाक हालत पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में मेयर कराची सेक्रेटरी बल्दियात को फरीक बनाया गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। न्यू उर्दू बाजार नाज़िमाबाद गोलीमार से मुत्तसिल बलाई गुजरगाह की खस्ता हाली का मामला है। वकील इमरान अजीज़ ने बलाई गुजरगाह की खतरनाक हालत पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और दरख्वास्त में मेयर कराची सेक्रेटरी बल्दियात को फरीक भी बनाया गया है। मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर का तनाज़ा अदालत पहुँच गया। शहरी अहमद की सिंध एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी।
दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मलीर एक्सप्रेसवे 38.75 किलोमीटर का 6 लाइन डबल गैराज प्रोजेक्ट है। मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर से कुदरती माहौल और मलीर के इकोलॉजी नुकसान को पहुँचेगा। मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर की इजाज़तनामे गैर कानूनी करार दिए जाएँ। सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आज वज़ीर आला हाउस दोपहर 2 बजे होगा। सिंध काबीना इजलास में 37 इनेकाती एजेंडा शामिल है। काबीना इजलास में सिंध बैंक के सदर की जानिब से गुज़िश्ता इजलास के अहकामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, सिंध काबीना इजलास वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आज वज़ीर आला हाउस में दोपहर 2 बजे होगा। मज़ीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की सदारत में वज़ीर आला हाउस में दोपहर 2 बजे होगा और इस एजेंडे में कमोपेश 37 जो हैं वो नुकात रखे गए हैं, जिसमें तरक्याती बजट भी हैं, MOUs भी हैं और दीगर जो है मामलात रखे गए हैं। सबसे पहले जो है सदर सिंध बैंक जो है ब्रीफिंग देंगे जो गुज़िश्ता मीटिंग पर उनको अहकाम दिए गए थे और साथ ही साथ आज महकमा सेहत और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के दरमियान जो है वो MOU पर भी जो है बात होगी। इजलास में नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी और जबकि सिंध मेडिको लीगल बिल 2023 की मंजूरी के हवाले से भी जो है बात होगी। काबीना के इजलास के एजेंडा में सिंध मेडिको लीगल समेत जो है PPHI और महकमा सेहत के दरमियान असर नौ मुआहदे पर भी जो है वो बात होगी। जबकि वज़ीर आला की सदारत में होने वाले काबीना इजलास में पीर सईद कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट गंबट की बजट में इजाफे पर भी बहस होगी। जबकि आज एजेंडा में उजाला सेंटर कायम करने पर भी जो है गौर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध सरकार ने मुकामी हुकूमतों को रकम की मुंतकली और टैक्सेस की वसूली के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में 15 रुकनी मालियाती कमीशन कायम कर दिया है। कमीशन में अरकान सिंध असम्बली, मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदगान, अफसरान वगैरह शामिल होंगे। मज़ीद बात करेंगे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार यानी महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने सूबाई मालियाती कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत सूबाई वज़ीर ख़जाना इस कमीशन का चेयरमैन होगा, जबकि शरीक चेयरमैन वज़ीर बल्दियात होगा। कमीशन में रुकन सिंध असम्बली महमूद आलम जामोर, जिसका ताल्लुक इब्राहिम हैदरी कराची से है। इसके अलावा अपोजिशन लीडर की तरफ से एक रुकन सिंध असम्बली भी मेंबर के तौर पर नामजद किया गया है। सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी तरक्की और मनसूबाबंदी को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्ताबा, मेयर सक्कर अरसलान इस्लाम शेख, कासम नवीद कमर, सैफुल्लाह खालिद राज सुमरो को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा टेक्नोक्रेट के तौर पर डॉक्टर नूर आलम, इकबाल हुसैन शाह, मोहम्मद नईम शेख और निसार हुसैन खासकरी को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। सूबाई मालियाती कमीशन बल्दियाती काउंसिल को रकम की मुंतकली को साफ और शफा बनाएगी। इसके अलावा कमीशन लेवी और टैक्सेस की वसूली के भी फैसले करेगी। इस हवाले से जो बल्दियाती मुकामी हुकूमत हैं इनके मालियाती उमूर के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस कमीशन को कायम किया गया है। कमीशन इससे कबल भी मुराद अली शाह की सरबराही में कायम किया गया था, लेकिन एक बार फिर से जैसे मुकामी हुकूमतों का क़याम अमल में आया तो दोबारा इस कमीशन का क़याम अमल में लाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोरियो। कराची में दूध की सरकारी निर्खों पर फरोख्त मुमकिन ना बनाई जा सकी। दूध 180 रुपये की बजाय 230 रुपये लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं सब अपनी मर्जी से अशिया फरोख्त कर रहे हैं। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा सबा परवेज। जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान कराची में थम न सका कि बाकी ज़रूरियाती अशिया की तरह दूध भी इंसानी पहुंच से दूर होता जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमत जो है वो 180 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन दुकानदारों की जानिब से 230 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार, इनसे जानते हैं कि क्या वजूहत है, क्यों महंगा दे रहे हैं। मेन वजूहत वही हैं जो चल रहा है हिसाब किताब डेयरी फार्मर का, कि चारा बहुत महंगा हो गया और भैंसें बहुत महंगी हो गई हैं। इवन यहाँ तक के हालात हो गए हैं कि जो 5 करोड़ लेके भी इस कारोबार को करना चाहे तो नहीं कर सकता, इतना महंगा ये कारोबार हो चुका है। और चारे की वजह से और भैंसों की कीमतें बढ़ने की वजह से इसके अंदर भी कार्टेल बन गए हैं। वो एक जगह पे जमा होकर कीमत तय करते हैं और वही कीमत जो है वो राइज रहती है शहर में। कमिश्नर साहब जो है वो रेट तो तय करवाते हैं पर वो दूध नहीं दे सकते। हम तो कहते हैं कमिश्नर साहब हमको सप्लाई दें, हम बेचें, पर वो दूध जो है वो डेयरी फार्मर्स ही देते हैं। इसलिए मजबूरी हमको उनसे लेना पड़ता है और सेल करना पड़ता है उनके रेट पे।
अगर कमिश्नर साहब उसके अंदर कोई अमेंडमेंट कराना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन कमिश्नर समेत ऑफिस के अंदर और जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उन लोगों के अपने डेयरी फार्मर हैं तो वो कैसे कम करेंगे रेट। इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो सफ़ेद पोश लोगों का हो रहा है, जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। उनकी मिनिमम 20 से 25 हज़ार तनख्वाह है, उनका देखी ये लोग भी रगड़े में आ जाते हैं। जो दूसरे साथ हैं वो, हम लोग जब डेयरी फार्मर्स को बोलते हैं कि यार ये इतना महंगा दूध है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, बोले ना बेचो। और जब मजबूरी है, हमारा कारोबार है, इससे रोज़गार वाबस्ता है, तकरीबन 40 साल से ये कारोबार कर रहे हैं और कोई कारोबार आता नहीं है या कोई कर नहीं सकते, मजबूरन में ये करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि दुकानदारों का यही कहना है कि उन्हें डेयरी फार्म से ही मिल्क इतने में मिलता है तो वो इसी में फ़रोख्त करेंगे। दूसरा, जो कमिश्नर कराची हैं वो कीमतें तो रख देते हैं, लेकिन जो है वो उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं करते कि कौन कितने में बेच रहा है। उसके अलावा शहरी जो हैं वो मिनिमम 25 हज़ार की तनख्वाह लेता है, जो 180 रुपये में ख़रीद नहीं सकता दूध, तो वो 230 में कैसे ख़रीदेगा। तो आवाम जो है वो महंगाई में पिस रही है। जी, चीनी की तेजी से बढ़ती कीमतों ने शहरियों को बेचैन कर दिया। होलसेल में चीनी 7 रुपये इजाफे के बाद 142, रिटेल में 150 से जायद पर फरोख्त की जा रही है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। चीनी की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। होलसेल में जो चीनी है वो 7 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद अब 142 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच चुकी है, जबकि जो रिटेल में है वो 150 से ज़ायद रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं अब वो शदीद मुश्किलात के शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, बताएगा क्या मामलात हैं चीनी के, महंगाई बढ़ रही है। आपके सामने है सूरत हाल, सब कुछ महंगाई इतनी हो चुकी है, पीछे से माल ऐसा आ रहा है, क्या करेगा आदमी। 4 कट्टे 5 कट्टे लेके बैठ रहे हैं, इतनी भी नहीं होनी चाहिए जो इंसान को मुँह से निवाला छीना जाए। मेहरबानी करो, इसको काबू पाया जाए, लिहाजा जो है ना सब मामला अच्छे हो सकते हैं। क्या मतलब आपको चीनी खरीदने में परेशानी हो रही है जो बाकी चीज़ें भी महंगी हो? मुझे नहीं, सबको ही हो गई पूरे पाकिस्तान में। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि जो है वो सिर्फ इनको नहीं, जो तमाम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, खासकर जो शहर कायद के मकीन हैं, वो इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और ये जो चीनी है इसकी कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे की वजह से ये कुव्वत ख़रीद जो है वो उसकी पहुँच से दूर होती जा रही है, जिसकी वजह से जो ये शदीद अज़ियत में मुब्तला हो चुके हैं। जी, शहर कायद में सब्जी और फल फरोशों ने सरकारी निर्खनामों को हवा में उड़ा दिया। सब्जियां और फल भी सरकारी निर्ख से जायद पर फरोख्त की जा रहे हैं। मजीद बताएंगी आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में आज बेशतर सब्जियों की कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम है। टमाटर की बात करें तो गुज़िश्ता दिनों टमाटर की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी था, जबकि आज जो है वो टमाटर की कीमत 120 रुपये फ़ी किलो पर ही बरकरार है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आलू की, तो आलू की कीमत जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो ही बरकरार है, जबकि प्याज की कीमत में जो है वो 20 रुपये कमी वाक़या हुई है, जिसके बाद प्याज की कीमत जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें दीगर मौसमी सब्जियों की, भिंडी की, तो भिंडी की कीमत जो है वो 220 रुपये, लौकी 160 रुपये, जबकि टिंडे जो हैं वो 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें लहसुन और अदरक की, तो लहसुन और अदरक की कीमतें जो हैं वो बदस्तूर आसमान पर ही हैं। अदरक की कीमत में जो है वो गुज़िश्ता दिनों जो है वो 40 रुपये कमी वाक़या हुई थी, जिसके बाद अदरक की कीमत जो है वो 800 से 740 रुपये हो गई थी। जबकि अगर हम बात करें लहसुन की, तो लहसुन की कीमत जो है वो बदस्तूर आसमान पर ही है। लहसुन की कीमत जो है वो 480 रुपये फ़ी किलो में लहसुन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके सब्जियों के साथ अगर हम बात करें फलों की, तो फलों की कीमतें भी जो हैं वो शहर कायद में मुस्तहकम है। आलू, आड़ू बुखारा, खुबानी जो है वो 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि आम की कीमत जो है वो 200 रुपये है। इसके साथ ही साथ अंगूर की बात करें तो अंगूर जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि सेब की कीमत में आज जो है वो 20 रुपये इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद सेब की कीमत जो है वो 280 से 300 रुपये हो गई है। जबकि केले जो है, केले की कीमत जो है वो मुस्तहकम है, केले 180 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। कराची में इंतजामिया दफ्तरों तक महदूद और अवाम गिरा फरोशों के हाथों लुटने पर मजबूर। कमिश्नर कराची सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहर में दूध समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की मनमानी कीमतों में फ़रोख्त जारी है। वजूहात क्या हैं, काविश मेमन अपडेट करेंगे।
जी बिल्कुल, शहर कायद में गिरां फरोशों का राज है और कमिश्नर कराची सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। अगर दूध की बात कर ली जाए तो सरकारी जो कीमत है वो इस वक्त 180 रुपये है, लेकिन मार्केट में 230 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, यानी कि जो कमिश्नर कराची ने रेट तय किया था उससे 50 रुपये ज़ायद कीमत पर जो जारी है और इन दी एंड जो इफ़ेक्ट है वो आवाम पर पड़ता है। इसके साथ साथ फलों की बात कर ली जाए, सब्जियों की बात कर ली जाए तो वो भी महंगे दामों इस वक्त मिल रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर कमिश्नर कराची की वेबसाइट पर या सोशल मीडिया के ज़रिए एक लिस्ट तो जारी कर दी जाती है कि इस कीमत पर जो है वो सब्जियां और फलों वगैरह जो है फ़रोख्त किए जाए, लेकिन वो लिस्ट सिर्फ लिस्ट की हद तक ही होती है और मार्केट में हमें जो है वो कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। दुकानदारों के पास जाएँ तो वो कहते हैं कि जो कमिश्नर कराची लिस्ट जारी करते हैं उस पर किसी तौर पर भी अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जवाब पेश करते हैं और महंगे दामों जो है सब्जियाँ और फल बेचते हैं और आवाम जो है से महंगाई की वजह से शदीद मुतासर होती है। मुनाफाखोरी शहर में मुनाफाखोरों का राज है और इन दी एंड जो है आवाम पर इसका जो है वो इफेक्ट पड़ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ फल सब्जियां बल्कि अगर मुर्गी के गोश्त की बात कर ली जाए तो जहां मुर्गी का गोश्त अब से कुछ रोज़ कबल 750-800 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा था, वो आज 630 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि कमिश्नर कराची ने 570 रुपये उसका रेट जो है वो तय किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कमिश्नर कराची के ऑफ़िस के बाहर। मैं आपको दिखा सकूँ कि कमिश्नर कराची के ऑफ़िस के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। कमिश्नर कराची मीडिया नुमाइंदगान से बात करने के लिए इस मौजू पर तैयार नहीं है। अगर सहाफ़ी सवाल कर लें तो कमिश्नर कराची जो है वो कहते हैं ये मौका नहीं है, किसी और मौके पर बात कीजिएगा। हमने कई बार जो है वो कमिश्नर कराची से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो है वो मसरूफियात का जो है वो इस हवाले से बहाना तलाश किया और बात करने से इनकार किया। आपसे कुछ देर कबल भी जो है हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर कराची ने जो कहा कि आज छुट्टी का रोज़ है, आज बात नहीं हो सकती। तो इस हवाले से ये मामला चल रहे हैं। इस वक्त जो है वो शहर कायद में मुनाफाखोर जो वो सरगर्म है, लेकिन जो सरकारी कीमतें हैं उस पर हमें अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आवाम इस हवाले से शदीद जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं और गम और गुस्से में भी हैं कि जो सरकारी रेट है उस पर आखिर क्यों अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। माजी में हमने देखा कि कई बार जो डेयरी फार्मर्स हैं, अगर शहर में 50 रुपये फ़ी लीटर जो है महंगा दूध मिल रहा है तो उसकी क्या वजूहत हैं। तो माजी में हमने देखा कि डेयरी फार्मर्स आए, मुज़ाकरात हुए, लेकिन चंद एक दुकानें सील कर दी जाती हैं। इसी तरीके से अगर शहर में मुर्गी महंगे दामों मिलती है तो चंद एक दुकानें सील कर दी जाती है, लेकिन इन दी एंड दुकानें सील करने के बावजूद, जुर्माने करने के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता और जो मुनाफाखोर हैं, जो गिरा फरोश है, वो महंगे दामों ही दूध भी बेच रहे हैं, वो महंगे दामों ही सब्जियां भी बेच रहे हैं, वो महंगे दामों फल भी बेच रहे हैं और महंगे दामों इस वक्त शहर में मुर्गी की फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी है। और इस सवाल से कमिश्नर कराची और जो कराची इंतज़ामिया वो मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई देते हैं। जी, शहरी कमिश्नर कराची इकबाल मेमन के खिलाफ फट पड़े। शहरियों ने कमिश्नर कराची से ओहदा छोड़कर इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं दुकानदार मनमानी कर रहे हैं, सरकारी कीमत पर कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है, कमिश्नर कराची नाकाम हो गए हैं। मजीद क्या कहते हैं शहरी, आप भी सुनिए। मनमानी इनकी अपनी मर्जी से माल बेचते हैं, कोई सरकारी अमला कोई नहीं पूछने वाला होता है, जैसे जिसका जो दिल करता है उस हिसाब से बेचे। जिससे अगर मार्केट का रेट पूछो वो बोलता है भाई अपनी गली ने पकड़ लो निकल जाओ। तो इससे बेहतर है कमिश्नर साहब को घर बैठना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी ओहदे पे बैठ कर, अगर उनसे कोई काम धंधा होता नहीं है तो सारे ही नाकाम है सर। कोई भी इधर आवाम के लिए कोई काम करेगा तो बंदा बोलेगा ना यार अप्रिशिएट करेगा उसके लिए कि उसने काम किया, कोई काम ही नहीं करता सर। इस्तीफा देना चाहिए, वो हटा देना चाहिए, दूसरे आदमी रखना चाहिए, वो सख्ती करना चाहिए। यार ये लोग क्यों महंगा दे रहे हैं, हम लोग यहाँ से महंगा लेके जाएंगे तो वहाँ महंगा बेचेंगे, यहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ सस्ता बेचेंगे। मेरे हिसाब से तो नाकाम ही होगा, क्योंकि जो कहा जाता है वो अमल नहीं होता, नज़र नहीं आता। मार्केटों में वो करके दें तो हमें आसानी हो ना। FPCCI ने बिजली के बेस टैरिफ में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा है कि जो फैसले किए जा रहे हैं वो इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। बिजली और गैस के रेट में इजाफे से पैदावारी लागत मज़ीद बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आलमी मार्केट में मुकाबला कैसे करेगी, मज़ीद जानते हैं। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए कंसर्न्स देखे जा रहे हैं सनअतकारों की जानिब से। बेस टैरिफ जो है बिजली की 5 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। साथ ही गैस की कीमत में भी जो सिंध और बलूचिस्तान के लिए इजाफा कर दिया गया है। इस पर इंडस्ट्री के क्या असरात होंगे जानते हैं। FPCCI के नायब सदर जो हैं शबीर मंशा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बताएंगे सर, क्या असरात होंगे इंडस्ट्री? ये तमाम मामला जिस तरह से तवातुर से चल रहे हैं
और जो यहाँ पे मकामी लगी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें तशवीश का इज़हार कर रही हैं। और जो हालात जिस तरफ से चल रहे हैं कि जो आदमी बिल भरता है उसी पे दोबारा बिल लाद दिया जाता है, उसी पे इजाफी बिल भर दिया जाता है। जो लाइन लॉसेस होते हैं वो भी ऐड ऑन करके उन्हीं लोगों को कहा जाता है कि जी ये लाइन लॉसेस भी आप भरें, या कैपेसिटी चार्जेस या प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है कि जो जिसकी वजह से जो भरने वाला है उसके रेट्स ऑलरेडी जो इतने महंगे हैं और महंगी इनपुट के साथ वो मज़ीद महंगे से महंगे तर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बिलखुसूस, क्योंकि उसे इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करें, उसको कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें परेशानी का इज़हार कर रही है। शब्बीर साहब देखें, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ही देखें, पिछले माली साल के मुकाबले माली साल 23 में जो है 2 अरब 81 करोड़ डॉलर की कमी हुई है। ये सूरत हाल, पैदावारी लागत बढ़ने से मजीद क्या देख रहे हैं, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट गिर जाएगी? यकीनन ये बात हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पे करते रहे हैं और जो कंसर्न हमें इंडस्ट्री की तरफ से इनपुट आ रहा है वो यही आ रहा है कि जी कि इस महंगी बिजली से या वो से तो हम कंपैरेटिव नहीं रह सकेंगे, हमारी फुल प्रोडक्शन नहीं रह सकेगी, हम कैपेसिटी पे अभी चल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारे पास ये जो शॉर्टफॉल आ रहा है और उनकी एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी जो है ना इस वक्त दबाव का शिकार है। जी, जैसा कि आपने सुना, फेडरेशन हाउस ने भी साफ कह दिया कि जिस तरीके से बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है तो इंटरनेशनल मार्केट में आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे और इससे बरामदात में मजीद कमी होगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने। कारोबारी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट एक हफ्ते में दरामदी माल की क्लियरेंस की वजह से रुपए की कदर में 3.21% कमी रिकॉर्ड की गई है। हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 9 रुपये 22 पैसे महंगा हो गया है। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए एक हफ्ते के दौरान रुपए पर प्रेशर देखा गया है, जिसमें दरामदी माल की क्लियरेंस की वजह से रुपए की कदर में 3.21% की नुमाया कमी हुई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 9 रुपये 22 पैसे महंगा होकर 286 रुपये 81 पैसे पर बंद हुआ है और एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 284 रुपये बढ़कर 291 रुपये पहुंच गया है। इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 4 रुपये 19 पैसे रह गया है और IMF ने इंटरबैंक ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फर्क 4 रुपये से 4 रुपये 20 पैसे के दरमियान रखने की तजवीज़ दी है, जिसके ऊपर जो है अमल दरामद हो गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 9 रुपये महंगा हुआ है, बरतानवी पाउंड 3 रुपये महंगा हुआ है। अशरफ ये भी बताएगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट भी जारी हुई है और एक हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा है। जी, इसकी भी बुनियादी वजह देखी जाए, IMF मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट के सरमाकार सरगर्म है, जिसकी वजह से एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 853 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और 100 इंडेक्स 25 अप्रैल 2022 के बाद 45,921 की बुलंद सतह पर बंद हुआ है। IMF प्रोग्राम के बाद सरमाकारों का एतमाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। IMF मुआहदे के बाद 100 इंडेक्स में अब तक 10.78% का नुमाया इजाफा हो चुका है। 100 इंडेक्स देखा जाए तकरीबन 2% इजाफे से एक हफ्ते में 45,920 की सतह पर बंद हुआ है और जुमे को जो आखिरी कारोबारी सेशन था 100 इंडेक्स 15 माह बाद 46,122 की बुलंद सतह तक ट्रेड हुआ है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। रुपए की कदर रोज कम होने और डॉलर की कमी के बायस बैंकों की जानिब से LC ना खुलने से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजर परेशान हो गए हैं। मजीद तफला जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि तमाम ताजर जो हैं उनसे अगर बात की जाए तो वो सब ही परेशान हैं क्योंकि वजह एक ही बनती जा रही है और वो है डॉलर। और डॉलर की कीमत जहां बढ़ती है और साथ साथ देखा यह जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकामात थे, स्टेट बैंक ने वाज़ेह अहकामात दिए कि इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई है और तमाम कंटेनर्स को क्लियर किया जाए। लेकिन इस वक्त कराची की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहाँ पे लाखों रुपए का रोज़ का कारोबार है, लेकिन वो भी अब लोग बहुत परेशान हैं। उनकी क्या परेशानी है उनके जानने के लिए मेरे पास इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर मौजूद हैं, रिजवान इरफान, उनसे जानते हैं। रिजवान साहब, क्या मुश्किलात दरपेश हैं आजकल में कारोबार करने के अंदर? देखिए, आपने खुद ही बताया कि गवर्नमेंट ने इजाज़त दी इंपोर्ट की और बैंकों ने कहा इंपोर्ट की इजाज़त दी है। इस तरह से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ना इंपोर्ट हो पा रही है, ना LCs खुल रही हैं, ना उनको डॉलर दिए जा रहे हैं। जब हमारा रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो हम यहाँ कैसे जो है वो असेंबल करेंगे? देखिए, सबसे पहले बता दूँ, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बाहर से इंपोर्ट होती हैं और यहाँ असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई इसमें जो है वो पेशरफ नहीं की कि जो लोग जो ज़्यादातर लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें उनको प्रमोट कर दी। अभी तक जो है वो चीज़ें बाहर से आती हैं
और वो जो है वो डॉलर की सूरत में जो है हमारे जो है दरम बदल बाहर जाता है। देखिए आप चाइना, अब मैंने सुना कि वो इंडिया या और कोई यूके ने जो है कोई साइन किया, सॉरी अपना यूएई ने, कि वो अपनी लोकल करेंसी में जो है इसको डील करेंगे। तो आप करेंसी क्यों नहीं है पाकिस्तान की और चाइना की करेंसी हो, आप उससे क्यों नहीं आप कंपेयर करते हैं, सान इम्पोर्ट करें आप। डॉलर आपको जो है डॉलर आपको मिलने को तैयार नहीं है। आप जो है समझ सकते हैं एलसी खुल नहीं रही हमारी, तो प्राइस जो है कहाँ तक पहुँच गई है, ना कस्टमर के हाथ में मौजूद है चीज़ें, ना कस्टमर दुकानदारों के पास चीज़ें हैं, और उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज से किस तरह कारोबार करेंगे लोग, मेरी समझ से बालतर है। गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो जो जैसे 10 साल की कोई पॉलिसी बनाए इम्पोर्ट की या जो भी सिलसिला, कि इस तरह कारोबार करना होगा। अगर आप जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो गवर्नमेंट आए, दूसरी गवर्नमेंट आए, किसी भी गवर्नमेंट आए, तो पॉलिसी लेके चले, क्योंकि हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट जो होती है पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो हमारे जो है कारोबारी हालात, माशी हालात जो है दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। रिजवान साहब का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि डॉलर मौजूद नहीं है तो यौन में या दूसरी करेंसी के अंदर जो है वो इंपोर्ट की जाए, और साथ साथ वाज़े तौर पे 10 साल की कोई ऐसी पॉलिसी दें जिसके अंदर कारोबारी अफराद जो हैं वो अपना कारोबार सुकून से कर सके। जी, कराची का मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों ने रुख किया सी व्यू का, जहां मौसम से बच्चे बड़े सभी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अहवाल बताएंगी इकरा आवाम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के साहिल पर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता चंद रोज़ से कराची का मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब था, जिससे कराची के शहरियों के चेहरों पर मायूसी नज़र आ रही थी। मगर अब महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के दूसरे स्पेल के तहत अब जब कराची का मौसम सुहाना हो गया है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, सुरमई बादल छा गए हैं, तो ऐसे में बड़ी तादाद में शहरियों ने रुख किया है सीवियो का। यहाँ पर शहरी समंदर की लहरों से और ठंडी हवाओं से खास लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर साहिल पर आकर मौसम को एंजॉय करना कैसा लग रहा है, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। समुंदर पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम पंजाब से हैं, लाहौर से हैं, तो यहाँ कराची का मौसम आज अच्छा है, खूबसूरत है और बरसाती मौसम है। 5-7 दिन पहले यहाँ काफ़ी गर्मी थी, तो इंजॉयमेंट कर रहे, हमारी फैमिली भी आई हुई है। अच्छा, ये बताएं आप कराची से हैं? नहीं, मैं पंजाब लाहौर से हूँ। ये बताएं, लाहौर में तो समंदर नहीं है, यहाँ का समंदर देखकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को खुश हो रहा है, तो प्लेजेंट फील महसूस हो रही है। अच्छा, आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली में मेहमान को कराची का साहिल घुमाने के लिए लेकर आए हैं, क्या बताया था, कौन कौन सी खुसूसियात आपने सीवियो के साहिल के बारे में बताई? हाँ, मौसम के एतबार से ही बताया था, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी गर्मी रही है कराची के अंदर, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मौसम 2 दिन आज कुछ कदरे बेहतर हुआ है, तो हम लोग ने बोला चलो आज इंजॉय कर आते हैं मौसम का। जी, तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि कराची का जो आज मौसम है वो इंतहाई खूबसूरत है, घने बादल छाए हुए हैं और शहरी बड़ी तादाद में सीवियो का रुख कर रहे हैं। ये इनका यही कहना है कि इन्हें कराची का साहिल देखकर पहली दफ़ा बहुत खुशी महसूस हुई, और यहाँ पर शहरी जो हैं कोई घुड़सवारी करने में मसरूफ़ है, तो कोई समंदर की लहरों में जाके लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी की शिद्दत महसूस होने का महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है। जबकि शहर के बेशतर मकामात पर आज कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान है। जी, जज्बा और हौसला बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल काम करने में दुश्वारी नहीं होती। औरंगी टाउन की रहायशी 2 पाँव और 1 हाथ से माजूर 15 साला दुआ राजपूत ताइक्वांडो के खेल की माहिर होने के साथ साथ अपने वालिद का सहारा भी है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के पासमानदा इलाके औरंगी टाउन में, और यहाँ पर यूनिवर्सल टाइकोंडो जो एकेडमी है उसमें जो है बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाती है। और आज हम आपको एक ऐसी बच्ची से मिला रहे हैं जो कि दोनों पाँव और 1 हाथ से माजूर है, लेकिन इसका जज्बा जो और हौसला इतना है कि ये जो है इस्लामाबाद में एशियन प्री टाइकोंडो चैम्पियनशिप जो होने जा रही है उस मुकाबले में हिस्सा ले रही है। दोनों पैरों से माजूर और 1 हाथ से माजूर होने के बावजूद इसके हौसला और इतना जज्बा है कि यहाँ पर आके ये टाइकोंडो की तरबियत हासिल कर रही है। हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त हम इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि इस हालत में भी आपका ये जज्बा इतना है कि आप यहाँ पर आके प्रैक्टिस तरबियत ले रही हैं, ये कैसे शुरू किया, इसको खेलने का शुरुआत आपने कैसे की? किसी को देख के किया, घर में कोई खेलता था या किसी को देखा था आपने?
पहले मैं स्कूल जाती थी तो सर वहाँ सिखाते थे, तो फिर मुझे भी शौक़ था कि मैं ताइक्वांडो सीखूंगी, तो मैं सर से मिली तो फिर मेरा शौक़ वापस से बढ़ा कि मैं ताइक्वांडो सीखूंगी। अच्छा, तो मुझे बताइए कि उसके अलावा स्कूल वगैरह भी पढ़ती हैं आप या सिर्फ ताइक्वांडो यहाँ पर जो है सीखने के लिए आती हैं? स्कूल पढ़ती थी, जब से बुआ फालिज हुआ स्कूल छोड़ दिया, अब ताइक्वांडो सीख रही हूँ। अच्छा, ताइक्वांडो। और घर में भी प्रैक्टिस करती हैं या कोई काम वाम भी करती हैं? काम अम्मी के साथ सिलाई कढ़ाई करती हूँ मैं। अच्छा, तो अभी एशियन चैम्पियनशिप होने वाली है इस्लामाबाद में, तो आपके जो कोच है वो आपको किस तरीके से सिखा रहे हैं और कोच जो तरबियत दे रहे हैं उस पर कितना आप कोशिश करती हैं कि जो एकेडमी में सीख रही हैं वो घर जाके भी जो उसकी प्रैक्टिस करें? मैं बहुत अच्छे से सीख रही हूँ और घर पे भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो क्या कहेंगी, आपके वालिद भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो बड़े होकर अपने वालिद का जो है बाजू बनना चाहती हैं, इसके लिए मेहनत कर रही हैं? बड़े होकर अपने वालिद का बाजू का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं इस बच्ची का हौसला कितना बुलंद है कि ये कह रही है कि एशियन चैम्पियनशिप में जो है कोशिश करेगी कि ये वहाँ पर चैम्पियन बने, और ना सिर्फ एशियन चैम्पियनशिप बल्कि वर्ल्ड चैम्पियन में भी जो है इसका नाम है, और वहाँ जाके भी जो है ये ताइक्वांडो के जो मुकाबले हैं उसमें हिस्सा ले और वहाँ जो इसके ओपोनेंट खिलाड़ी हैं उनको हरा कर जो है ना सिर्फ अपनी एकेडमी का बल्कि अपने वालिदैन का और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती है। जी।